भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन 1 में हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। यह हम वनडे एग्जाम्स के लिए देखेंगे, जिसमें एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है, ये जो पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्लास ख़त्म होने के बाद में। तो फिर शुरू करते हैं। भारतीय संविधान विकास की जो समय रेखा है वो है 1773 से 1947 तक। इसको 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। जो कंपनी का शासन है वो है 1773 से 1858 तक, और जो ताज का शासन है यानी कि क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। अब इसमें ना हम एक एक एक्ट को उठाएंगे और इनको हम पढ़ेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एक्ट है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह जो एक्ट आया, इस एक्ट के आने के बाद में 4 वर्ष हो गया। साथ ही साथ इस एक्ट में और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। वह ये था, पहले जो गवर्नर का पद था ना वो केवल बंगाल का गवर्नर था, ऐसे पद था। इसके बाद में जो एक्ट आया, इसके बाद में कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल ऐड कर दिया गया। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले जो बने वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये जो गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठित की गई। और एक काम और किया गया इसमें, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, पहले ये तीनों अलग अलग थे। जब ये एक्ट आया 1773 का, उसके बाद में क्या किया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया बम्बई और मद्रास को। उसके बाद में इसमें एक प्रावधान और था, वो था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह प्रावधान किया गया। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जो कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिए। हालांकि ये पूछता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट याद रखना। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे ज़्यादातर बॉक्स में माइंड मैप के थ्रू दे दिया है। इसमें एक काम और किया गया है इस एक्ट में, कंपनी के जो व्यापारी थे वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, भारतीयों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते थे, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट में बस इतना ही पढ़ना है। अब चलते हैं आगे। ये जो 1781 का एक्ट था वो संशोधन अधिनियम था। कौन सा? 1773 का ही संशोधन अधिनियम था। इसमें क्या संशोधन किया गया, जो कलकत्ता की सरकार थी उसका क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया। क्षेत्राधिकार बढ़ाया कैसे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। किसको? कलकत्ता की सरकार को। ठीक है, इसमें और प्रावधान किया गया, वो था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से राजस्व मामलों को बाहर कर दिया गया। इसके साथ इसमें एक और संशोधन किया गया कि सबके लिए व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर सुनवाई होगी। जैसे कि मान के चलो हिंदू है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो इनके लिए ना अपने अपने अलग कानून हैं, उन्हीं के आधार पर सुनवाई की जाएगी इनके। अगर कोई भी ये गलत काम में पाए गए तो ये प्रावधान इसमें किया गया। तो ये एक्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे एक्ट पे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब है कि एक कार है, उसके ही 2 ड्राइवर, एक कार को 2 लोग चला रहे हैं, 2 ड्राइवर चला रहे हैं, ये मान के आप चलिए। इसमें व्यापारिक मामले कोड ऑफ डायरेक्टर को दे दिए गए और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी यह 6 सदस्य का था। ठीक है, इसके साथ साथ जो गवर्नर था उसको ना, जो गवर्नर जनरल था उसको
एक विशेष अधिकार दिया गया, मतलब वीटो शक्ति दी गई। उस वीटो शक्ति का मतलब ये था कि मान के चलो कोई भी काम उसे अगर पसंद नहीं है तो वो रद्द कर सकता था। बस ये आप इतना समझो। मान के चलिएगा जैसे उसका मन का नहीं है कोई भी काम, तो उसका अगर मन है कि इसे मुझे रद्द करना था, वो तो आराम से वीटो शक्ति का यूज करके रद्द कर सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेनापति की शक्ति दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान बना दिया गया, सेनापति की शक्ति इसको दे दी गई। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले 4 सदस्य थे, अब घटाकर इसको कर दिए 3 सदस्य। इसके बाद में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्राधिकार कहा। तो इस एक्ट में इतना देखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1793 से अब कर दिया गया 1813 तक। साथ ही साथ इसमें प्रावधान किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। हो क्या रहा था, यहाँ से व्यापार करने के बाद में इंग्लैंड ले गए, जो भी मुनाफा हुआ वो पैसा वहाँ जाता था, वहाँ से इनको पैसा मिलता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब क्या कर दिया गया इस एक्ट में कि नहीं, अब तुमको भारतीय राजस्व, भारत का जो राजस्व है उसी से पैसा इनको दिया जाने लगा। और एक काम देख रहे हो कितना, ये कितने होशियार बन रहे थे उस टाइम पे। एक काम इन्होंने ये तो किया कि यहाँ से हम ना भारतीय के राजस्व से, जो भारत का राजस्व है उसी से हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन देंगे। और भारत की जो जनता थी उसको समझाने के लिए इन्होंने क्या काम कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के कंपनियों के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया। कैसा मुकदमा, मान लो कोई भी कर्मचारी अगर गलत काम करता है या सताता है इंसान को या जबरन पैसा वसूल करता है तो उसके लिए मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया। देख रहे हो, ये सब किया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, जो व्यापारिक एकाधिकार वहाँ पे बढ़ाया गया था 20 वर्ष के लिए, वो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ आके समाप्त हो गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार इनका अभी भी बना रहा है, यानी कि चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन देश के साथ ये अपना व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि 1 लाख रुपए खर्च करेंगे कहाँ पे, शिक्षा पे। शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और इसमें ईसाई मिशनरियों के लिए धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। जो ईसाई मिशनरी हैं इनके लिए धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इसका अब अगला एक्ट देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट था ना, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, हुआ ये था जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। और जो अभी तक व्यापार ये कर रहे थे ना, जो भी अभी व्यापार कर रहे थे वो व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे आके व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीकरण के तहत बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी से उनकी कानूनी शक्तियाँ छीन ली गई। मतलब जो कानून की शक्तियाँ उनको दी गई थी पीछे, वो यहाँ पे छीन ली गई पूरी तरीके से। अब इनको ये जो कानून की शक्तियाँ ना ये आगे आपको मिलेंगी। इसमें ही एक प्रथम विधि आयोग बनाया गया और जिस विधि आयोग के सदस्य थे वो पहले सदस्य लॉर्ड मैकाले थे विधि आयोग के। दास प्रथा अवैध घोषित की गई, मतलब दास प्रथा अब
ख़त्म कर दी गई इसके तहत। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया, वो था सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। याद रखिएगा, केवल प्रयास किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया, केवल प्रयास किया गया। ठीक है, जो भी ये प्रावधान था ये प्रयास किया गया, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर के भारी विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका प्रयास किया गया लाने का, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया, 6 सदस्यों वाली एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। और जो पिछले एक्ट में प्रयास किया गया था सिविल सेवा के लिए, वो यहाँ पे ना सिविल सेवा के लिए भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ हुआ, मतलब शुरुआत हुई। इस विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत का मतलब है कि अब हर कोई अपने क्षेत्र का अपने हिसाब से प्रतिनिधित्व कर सकता था। यह प्रावधान इसमें किया गया। विधायी व कार्यकारी कार्य अलग कर दिए गए। ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए। इसके बाद देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से चालू होता है क्राउन का शासन, यानी कि ताज का शासन। इसमें क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली जो थी अब तक जो चल रही थी उसको कर दिया गया समाप्त। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक जो कार थी, ठीक है, उसके 2 ड्राइवर थे, तो वो ना यहाँ पे समाप्त कर दी गई। और अब क्या हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया उसका पद बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत के पहले जो वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया, भारत सचिव का नया पद बनाया गया। ये कब, 1858 में। ठीक है, उसके बाद में 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्य। इस कानून को आधिकारिक तौर पर, ठीक है, ये जो कानून है ना, इसको आधिकारिक तौर पर भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया है। ये कहा है, ये हमने नहीं कहा है भाई, ये वही लोग कह रहे हैं। ठीक है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया गया, अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया है कानून निर्माण की प्रक्रिया में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया, जिसमें थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये नाम याद रखना, सर दिनकर राव, ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में। इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, वायसराय। इसमें क्या था, यह जो अध्यादेश जारी कर सकते थे उसकी जो अवधि थी वो 6 माह तक ही थी। एक विभागीय प्रणाली बनाई गई और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी शक्तियां वापस दी गई। जो वहाँ पे छीन ली गई थी ना, वो यहाँ पे वापस कर दी गई। इस एक्ट में बस इतना ही देखना है, अब आगे एक्ट देखते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा जो पॉइंट है वो है बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया, व्यवस्था ही शुरुआत कर दी।
इसी कारण मार्ले मिंटो जो हैं उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक प्रावधान और किया गया कि इसमें अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है, मान के चलिएगा जो उस टाइम पे शासन कर रहे थे उन्होंने ना एक स्कूल के लिए योजना बनाई, कोई सी योजना बनाई। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमने एक्स योजना बनाई और चलाई, एक्स योजना इन्होंने बता दिया। अब ये जो इन्होंने बता दिया, इसी पे हमने इनसे पूछा कि तुमने क्या किया स्कूल के लिए, तो इन्होंने कहा हमने एक्स योजना बनाई स्कूल के लिए, इन्होंने ये कह दिया। अब इसी पे हमने प्रश्न पूछा जो आपने एक्स योजना बनाई इसमें कितने रुपए खत्म हुए, समझ रहे हैं ना। इसमें जो इन्होंने आंसर दिया उसी आंसर पे हमने अपना प्रश्न पूछ लिया, वही था अनुपूरक प्रश्न। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये नाम आप याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। किसकी? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। इन्हीं को, जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, इन्हीं को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या किया गया, जो भारत शासन अधिनियम है इसको ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक प्रावधान यह किया गया कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। किसमें? प्रांत में। ये याद रखना, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली है। उसके बाद में जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, दो में बांट दिया गया। इसके बाद में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्येक निर्वाचन। प्रांतीय स्तर पर उठकर केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, द्वैत शासन नहीं, द्विसदनीय व्यवस्था, ऐसे मान के चलिएगा। केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो है लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद में भारत में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें ना पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। पिछले वाले एक्ट में क्या था, 1919 वाले में केवल मुस्लिमों को लिए अलग निर्वाचन प्रणाली थी। इसमें विस्तार करके सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। साथ ही साथ पहली बार केंद्र और राज्य का जो बजट था उनको अलग कर दिया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो कि 1926 में हुआ था। प्रावधान किसमें? 1919 के एक्ट में। देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। जो वायसराय की 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी उसमें 3 भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया गया। ये था इस एक्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इधर मैंने माइंड मैप के थ्रू दे दिया है। देखो, जो समकालीन गवर्नर रहे हैं या वायसराय रहे हैं या गवर्नर जनरल रहे हैं, वो मैंने ना यहाँ पे पीली पट्टी में दे दिए हैं। जैसे 1919 के अधिनियम जब आया उस समय कौन वायसराय था, तो ये मैंने लिख दिया है। ऐसे ही हर एक एक्ट में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें ना ये इम्पोर्टेंट है, आप मान के चलिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है ना, वो यहीं से लिया गया है। जो भारत का संविधान बना है, भारतीय संविधान, सबसे ज़्यादा यहाँ से लिया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता जो दी थी, 2 भाग में जो बांटा था, उसको ना यहाँ पे द्वैत शासन था जो प्रांत में,
उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। साथ ही साथ क्या किया गया, 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, या आप कहो प्रांतीय सूची। तो ये 3 सूचियां बनाई गई, इनमें सबको विषय भी बांट दिए गए किसको क्या करना है। साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां जो थीं, साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां जो थीं वो वायसराय को सौंप दी गई। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई और इसमें दलित, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस एक्ट को, जो ये अधिनियम था, इसमें ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पे क्या कहा था, दास्ता का नया अधिनियम और एक ऐसी मशीन जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है, ये कहा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत एक प्रावधान और किया गया, 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह इसका मेन पॉइंट है। इसमें देखो, एक तो आरबीआई याद रखना, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, बर्मा को अलग किया गया, अलग निर्वाचन का याद रखना, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई कहाँ पे, केंद्र में, उसके साथ साथ प्रांत में समाप्त हो गई। ये सब कुछ आपको याद रखना है। बाकी ये जो मैंने पॉइंट दिए हैं ये भी आप पढ़ लेना, पीपीटी आपको मिल जाएगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या किया गया, स्वतंत्र अधिराज्य को 2 में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय और भारत सचिव दोनों का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया। साथ ही साथ जो अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक शासन किया या भारत को गुलाम बना के रखा, वो समाप्त हो गया। स्वतंत्र, इसमें ना 2 ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन से भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य। ये नाम याद रखने हैं, एक ये और ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपने सारे एक्ट कर लिए हैं। मैंने ना बहुत कोशिश की है कि बहुत कम शब्दों में आपको सब कुछ समझा दिया जाए और बहुत कम टाइम में। ये वीडियो जितने भी समय की बनी हो, जितने भी मिनट की बनी हो, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, मैंने ये वीडियो जितनी भी मिनट की बनी हो, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि बहुत ही कम समय में आपको सब एक्ट समझा दिए जाएं। ये थोड़े बोरिंग होते हैं इसलिए लोग इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैंने उनको पढ़ाया। यहाँ पे मैंने ना एक सारांश दिया है। आई होप आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी और जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी लोग कंटिन्यू रहिएगा, सारी चीज़ें सही होंगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% जो प्रश्न हैं वो यहीं से आएंगे। और इसकी जो पीपीटी है वो आपको ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये क्लास जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होगी उसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।